रात के अंधेरे में महल की ऊंची ऊंची दीवारें बिल्कुल खामोश खड़ी थीं। चांदनी पत्थरों पर बिखरी हुई थी और हवा में अजीब सा डर महसूस हो रहा था। गद्दी पर बैठा बूढ़ा राजा कई दिनों से बीमार था। प्रजा इंतजार में थी, दरबारी बेचैन थे और सरहद पर दुश्मन हमले की तैयारी में थे। यह वही राज्य था जो कभी शान और इज्जत की मिसाल माना जाता था। बाजारों में चहल पहल थी, खेतों में हरियाली और लोग अपने राजा को इंसाफ की छाव कहते थे। लेकिन वक्त बदल गया, खजाना खाली हो गया, जंगों ने ताकत छीन ली और अब बस एक बीमार राजा बचा था। महल के एक कमरे में एक नौजवान खड़ा था, लंबा कद, दुबला चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जो अंधेरों को चीर सकती थी। यह था राजकुमार अयान। लोग उसे कमजोर समझते थे, दरबारी हंसते और कहते ये राजगद्दी का हकदार नहीं। कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा दुनिया से चला गया और अयान को गद्दी पर बिठा दिया गया। घंटियां बजीं, सैनिकों ने सलामी दी और दरबार में आवाज गूंजी, जिंदाबाद नया राजा। लेकिन अयान के दिल पर बोझ था, खजाना खाली, फौज कमजोर, प्रजा भूखी और दुश्मन नजदीक। ताज सिर पर था मगर पहाड़ जैसा लग रहा था। पहली ही सभा में वजीर एक जाना बोला, टैक्स बढ़ाना होगा। तेनाप्ती गर्जा, जंग छेड़ो, और प्रजा चिल्लाई, हम भूखे हैं और बोझ नहीं उठा सकते। सिर्फ 7 दिन बाद खबर आई, दुश्मन ने हमला कर दिया है। फौज तैयार नहीं थी। कुछ दरबारी बोले, अयान कमजोर है, इसे हटा दो। उस रात अयान अकेला बैठा सोच रहा था, शायद मैं कमजोर हूँ, मगर अगर मैं हार मान लूँ तो ये प्रजा कहा जाएगी। वह दरबार में उसने ऐलान किया, मैं जंग लड़ूंगा। अगर जीता तो राज्य बचेगा, अगर हारा तो दुनिया देखेगी कि एक राजा ने अपनी प्रजा को अकेला नहीं छोड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ के दिलों में डर भरा, कुछ की आंखों में उम्मीद चमक उठी। यहीं से अयान की असली परीक्षा शुरू हुई। सुबह की किरणों ने जैसे ही महल को रोशन किया, दरबार में शोर मच गया। संदेशवाहक हाफते हुए आया और बोला, महाराज, दुश्मन सरहद पार कर चुका है, उनके झंडे हमारे खेतों में लहरा रहे हैं। दुश्मन की फौज ताकतवर थी, घोड़े दहा रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और उनके सिपाही लूटपाट शुरू कर चुके थे। अयान ने पहली बार गद्दी पर बैठकर इतना बड़ा संकट देखा। सब दरबारी उसकी तरफ देखने लगे, कुछ आंखों में सवाल, कुछ में ताना। सेनापति गरजते हुए बोला, महाराज, अभी हमला करना होगा। वजीर एक खजाना ताना मारकर बोला, जंग लड़ने के लिए खजाना चाहिए, आपके पास क्या है? अयान ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर भी था और हिम्मत भी। उसने कहा, हमारे पास सोना नहीं, लेकिन इरादा है। अगर प्रजा मेरे साथ खड़ी हो गई तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। राजमहल के आंगन में ढोल बजने लगे। ऐलान हुआ कि राजा खुद मोर्चा संभालेगा। सैनिक हैरान थे, ये वही राजकुमार था जिसे सब किताबों में खोया हुआ समझते थे और अब तलवार थामकर उनके आगे खड़ा था। जंग का दिन आया। मैदान में धूल उड़ी, तलवारों की टकराहट गूंजी और आसमान चीखों से भर गया। अयान पहली बार तलवार चला रहा था। उसकी बाहें कांप रही थीं, लेकिन दिल में आग थी। लड़ाई के बीच एक दुश्मन तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। अयान ने वार किया, मगर तलवार उसकी बाह को चीर गई। खून बहने लगा। सैनिक चिल्लाए, राजा घायल हो गया। लेकिन अयान ने जख्म की परवाह नहीं की। उसने खून से भीगी तलवार उठाई और गरज कर कहा, आज अगर हम पीछे हटे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। आगे बढ़ो। उसकी आवाज ने सिपाहियों में बिजली भर दी। घायल राजा को देख उनकी हिम्मत दोगुनी हो गई। वो टूट पड़े दुश्मन पर और शाम तक पहली जंग जीत ली गई। खबर पूरे राज्य में फैल गई, नया राजा घायल होकर भी लड़ता है। प्रजा की आंखों में पहली बार उम्मीद की लौ जली। लेकिन इस जीत के साथ ही अयान समझ गया, ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है। पहली जंग जीतकर महल लौटा अयान, लेकिन उसके जख्म अभी ताजा थे। प्रजा ने उसका स्वागत किया, बच्चे फूल बरसाने लगे और बूढ़े कहते, हमें फिर से इंसाफ का राजा मिल गया है। मगर दरबार के अंदर हवा कुछ और थी। जीत के बावजूद कई दरबारी खुश नहीं थे। वजीर एक खजाना धीरे से बोला, ये जीत तो किस्मत से हुई है, असली ताकत तो खजाने और सोने से आती है। दूसरा दरबारी हंसकर बोला, अगर अयान जिंदा रहा तो हमारे फायदे खत्म हो जाएंगे। राजमहल की दीवारों के पीछे साजिशें पनप रही थीं। कुछ दरबारी दुश्मनों को गुप्त संदेश भेज रहे थे। सोने की थैलियां और सत्ता का लालच उनकी वफादारी को निगल चुका था। उधर अयान अपने कमरे में अकेला बैठा नक्शे देख रहा था। उसके मन में सवाल थे, खजाना खाली है, फौज कमजोर है और दरबारियों पर भरोसा नहीं। अब इस राज्य को संभालूं कैसे? रात गहरी हुई। उसी वक्त एक वफादार सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, आपके ही दरबार के लोग गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने दुश्मनों से गुप्त सौदा किया है। ये सुनकर अयान का चेहरा सख्त हो गया। उसने तय किया, गद्दारी को छोड़ना पूरे राज्य को दुश्मन के हवाले करने जैसा है। अगले दिन दरबार बुलाया गया। सब दरबारी सजधज कराए, लेकिन अयान की नजरों में ठंडा गुस्सा था। उसने सैनिकों को इशारा किया, धड़ाम। भारी दरवाजे बंद हो गए। अयान गर्जा, ताज का बोझ मैं उठाऊंगा, लेकिन गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। आज से जो मेरे राज्य के खिलाफ खड़ा होगा, उसकी जगह यही जेल की अंधेरी कोठरी होगी। कुछ दरबारी कांप उठे, कुछ गुस्से से दांत पीसने लगे। दुश्मनों से मिलीभगत करने वाले पकड़े गए और कैद कर दिए गए। प्रजा तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने राहत की सांस ली। लोग बोले, कमजोर नहीं, ये तो लोहे का राजा है। लेकिन गद्दारी की परछाई अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अयान जानता था, राजमहल के अंदर उसके दुश्मन अभी जिंदा है और वो अगले हमले की तैयारी में है। पहली जीत और गद्दारों की सजा ने अयान को मजबूत तो कर दिया था, मगर राज्य की असली तकलीफ अब सामने आ रही थी, भूख। खजाना खाली था, खेतों में बारिश कम हुई थी,
अनाज घट चुका था। बाजारों में दाम आसमान छूने लगे। गरीबों की झोपड़ियों से रोने की आवाजें उठती। माएं अपने बच्चों को भूखा सुलाती। एक दिन अयान वेश बदलकर बाजार गया। उसने देखा एक बूढ़ा किसान हाथ फैलाकर कर रहा था, मैंने इस मिट्टी को सींचा लेकिन अब मेरी झोली खाली है, राजा कहा है। ये सुनकर अयान का दिल कांप उठा। उसने समझ लिया अगर पेट खाली रहे तो राज्य की दीवारें खुद ब खुद ढह जाएंगी। दरबार में सलाह मांगी गई। वजीर बोला टैक्स और बढ़ाओ, अमीरों से वसूल करो। सेनापति गर्जा खजाना भरने के लिए पड़ोसी राज्यों पर हमला करो। मगर अयान ने सिर हिलाया और कहा नहीं, राज्य का मालिक मैं नहीं, जनता है, उनकी भूख मिटाना मेरा पहला फर्ज है। उसने आदेश दिया महल के खजाने में बचे आखिरी गहने और सोना बाजार में ले जाकर अनाज खरीदा जाए। रानी के गहने, महल की सजावट, यहाँ तक कि दरबार की चांदी की थालियां तक बिक गईं। कुछ दरबारी दांत पीसने लगे, राजा पागल है, ताज बचाने के बजाय सब लुटा रहा है। लेकिन अयान ने प्रजा की झोपड़ियों में अनाज बंटवाया। पहली बार महीनों बाद गांवों में चूल्हे जले, बच्चों के चेहरे खिले। प्रजा ने दुआएं दी, ये राजा हमारे लिए अपना महल बेच सकता है, हम भी इसके लिए जान देंगे। लेकिन जैसे ही भूख शांत हुई एक नई मुसीबत उठ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य ने खबर भेजी तुम्हारे पास अब ना सोना है ना हथियार, तुम कमजोर हो, जल्द ही हम तुम्हें निगल जाएंगे। अयान खिड़की से बाहर देख रहा था। रात के आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन कहा मैं अपने लोगों को भूख से तो बचा लिया, लेकिन अब तलवारों से कैसे बचाऊंगा। राज्य की गलियों में अभी अभी भूख से राहत की सांस आई थी, लेकिन सर्दों पर नया तूफान उठ खड़ा हुआ। पड़ोसी राजा ने विशाल सेना लेकर हमला कर दिया। उनके पास सोना भी था, हथियार भी और घोड़े भी। महल में खबर पहुंची तो दरबारी कांपने लगे। वजीर बोला हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हार मान लो। सेनापति झुका हुआ बोला महाराज हमारी फौज आधी है, ये जंग जीतना नामुमकिन है। अयान चुप रहा। उसने प्रजा की आंखें याद की, वो भूखे बच्चे, वो थकी माए। उसने सोचा अगर मैंने हार मान ली तो वो सब फिर गुलाम बन जाएंगे। अयान ने घोषणा की तूफान कितना भी बड़ा हो हम डटकर सामना करेंगे, ये जंग सिर्फ मेरी नहीं पूरे राज्य की है। उस रात किले की दीवारों पर मशालें जलाई गईं। सैनिकों को बुलाकर अयान ने कहा तुम्हारे पास सोना नहीं लेकिन तुम्हारे दिल में हिम्मत है। कल अगर हम गिरे तो हमारी मिट्टी गवाही देगी कि हमने अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। जंग का दिन आया। मैदान में दुश्मन की सेना समंदर जैसी थी और अयान की सेना रेत के टीले जैसी। लेकिन अयान घोड़े पर सवार था, तलवार हाथ में, और आवाज गूंज रही थी आगे बढ़ो। टकराव हुआ, आसमान धूल और धुएं से भर गया। तलवारें टकराईं, ढाले टूटीं। दुश्मन संख्या में ज्यादा थे, मगर अयान की फौज ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि हर सैनिक दो दो दुश्मनों से भिड़ गया। लड़ाई घंटों चली। अयान खुद सबसे आगे था। उसकी कवच खून से भीग गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। जब दुश्मन का सेनापति उसकी ओर बढ़ा, अयान ने गरज कर कहा ये राज्य मेरे पूर्वजों की अमानत है, इसे छूना मौत को बुलाना है। और एक ही वार में दुश्मन सेनापति को गिरा दिया। दुश्मन की फौज हिल गई। शाम तक तूफान थम चुका था। अयान की सेना थकी हुई थी, जख्मी थी, मगर जिंदा थी और राज्य बच गया था। महल लौटकर अयान ने आसमान की तरफ देखा। उसने फुसफुसाया शायद ताज का बोझ धीरे धीरे मेरी ताकत बन रहा है। राज्य ने कई जंगें देखीं, कई साजिशें झेलीं, भूख, गद्दारी और तूफानों से निकलकर अब अयान का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उसे अब कमजोर किताबों वाला राजकुमार नहीं बल्कि लोहे का राजा कहते थे। लेकिन ताज का बोझ अभी भी उसके कंधों पर था। रात को जब सब सो जाते, अयान महल की ऊंची मीनार पर खड़ा होकर आसमान देखता और सोचता क्या मैंने सच में अपने लोगों का हक अदा किया है? क्या यही है राजगद्दी का मतलब? एक दिन विदेशी दूत महल में आए। उन्होंने अयान से कहा हमने कई राजाओं को देखा, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो अपने गहने बेचकर जनता को खिलाता हो। तुम्हारा नाम अब सीमाओं से बाहर जा चुका है। प्रजा भी बदल चुकी थी। जो लोग कभी भूखे और मायूस थे अब मेहनत और उम्मीद से जी रहे थे। खेतों में हरियाली लौट आई, बाजारों में फिर से रौनक थी। अयान ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की राजा वही है जो अपनी जनता के लिए जिए। ताज सिर पर हो या ना हो, जनता का भरोसा ही सबसे बड़ा इनाम है। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर जयकारा जिंदाबाद अयान, हमारे दिलों का राजा। साल बीतते गए। अयान बूढ़ा हुआ, मगर उसकी कहानी जवान रही। बच्चों को सोते समय किस्से सुनाए जाते। एक राजा था जो जख्मी होकर भी लड़ा, जिसने भूख मिटाने के लिए अपना महल बेच दिया, जिसने ताज को बोझ नहीं बल्कि जनता की अमानत समझा। और फिर एक रात अयान ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने फुसफुसाकर कहा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उसके बाद पीढ़ियां बदल गईं। नए राजा आए और गए, लेकिन हर बच्चे के दिल में, हर किसान की मिट्टी में और हर बाजार की गली में एक ही नाम गूंजता रहा।